नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी महासागर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस वो कर लीजिए। तो आज हम 2016 के अंदर जो स्कूल व्याख्याता का जो पेपर हुआ था उसका भाग 4 लेकर के आप सभी के समक्ष है वो उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उन वीडियो के लिंक है वो प्राप्त कर लें और पहले जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आज हम भाग 4 लेकर के आप सभी के समक्ष है वो उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो है वो ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है पसंद आ रही होगी। और पसंद आ रही है तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तीन कथन है वो सही है और एक कथन है वो सही नहीं है। तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न के चारों विकल्प अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। विकल्प 2 है कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। विकल्प 3 है कि यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। और विकल्प 4 है किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण है वो किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? विकल्प नंबर 2 है वो इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा। अ, इस अन्य अर्थ का इसका मतलब यहाँ लक्षणा शब्द से लिया गया, यानी इसका अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध है वो नहीं होता। यहाँ जो ये बात कही गई है कि संबंध इसका नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका जो अन्य अर्थ है उसका मुख्य अर्थ से संबंध है वो होता है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध है वो होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अगर हम देखें तो इसमें जैसे ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है ये वाक्य या कविता में प्रयुक्त किसी शब्द का मुख्य अर्थ या जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है या शब्दकोशीय अर्थ होता है उसको ग्रहण करने पर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। कोई ना कोई जब बाधा उत्पन्न होती है या उसके बाद में जो उस शब्द से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है और उस अन्य अर्थ को ग्रहण करने पर वाक्य का जो पूर्ण भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। तो वहां जो शब्द होता है उस शब्द को लक्षक शब्द कहते हैं और उसके द्वारा प्रकट जो अर्थ होता है उसको लक्ष्यार्थ या आरोपित अर्थ कहते हैं। और उस शब्द की शक्ति को है वो क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उसको एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो जैसे अ, मोहन गधा है। क्या है? मोहन गधा है। मोहन गधा है। तो ये जो उपयुक्त वाक्य है मोहन गधा है, इसमें गधा शब्द को सुनकर पहला जो हमें अर्थ ग्रहण होता है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। कैसे बाधा उत्पन्न हो रही है कि मोहन गधा कैसे हो सकता है? मोहन गधा कैसे हो सकता है? तब हम इसका अन्य अर्थ निकालते हैं। अन्य अर्थ क्या निकालते हैं? रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर। रूढ़ि के आधार पर हम इसका अन्य अर्थ यह निकाल सकते हैं कि जो गधा है वो सूचक होता है मूर्खता का या मूर्ख बेवकूफ का सूचक होता है गधा। तो जब हम इसका अन्य अर्थ निकालते हैं कि गधा तो बेवकूफ का सूचक होता है, तब हमें वो उसका पूर्ण भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो गधा शब्द है इस गधा से क्या होता है? अन्य अर्थ निकालते हैं बेवकूफ। तो ये जो मुख्य अर्थ है वो उससे बाधित हो रहा है और अन्य अर्थ निकल रहा है ये मूर्ख है। तो इस संदर्भ में है वो लक्षणा शब्द शक्ति को हमें वो पढ़ सकते हैं। इसकी अगर 3 बातें ध्यान रखें तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसका मेन क्या होता है कि एक तो इसमें क्या होता है मुख्य अर्थ है वो बाधा पड़ जाती है। मुख्य जो शब्द होता है शब्द में मुख्य अर्थ में बाधा पड़ जाती है। दूसरा अगर देखें तो शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ निकल जाता है या लिया जाता है। और तीसरी अगर बात करें तो उस अन्य अर्थ जो लक्ष्यार्थ होता है उसको ग्रहण करने के पीछे रूढ़ि या विशेष प्रयोजन होता है। तो ये 3 चीजें है वो लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में हमें वो याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बात करें तो इसके बारे में देव कवि ने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन
अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये जो शब्द शक्ति के बारे में बात कही गई है, ये कवि देव की मानी जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति की अगर हम और बात करें तो जो विश्वनाथ हुए उन्होंने साहित्य दर्पण में लक्षणा शब्द शक्ति के 80 भेद स्वीकार किए हैं, जबकि अभिधा के 8 भेद स्वीकार किए हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति की अगर और बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा की अगर बात करें तो इसके भी 2 भेद माने जाते हैं। एक होता है गौणी लक्षणा और दूसरा होता है शुद्ध लक्षणा। तो ऐसे अगर पूछ ले कभी एग्जाम में कि लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपको है वो 2 ही करने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो वो हमें है वो बताना है। तो विकल्प 1 है कि जहां जहां उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगला विकल्प है उपमा में रूप रंग गुण आदि की समानता के आधार पर 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। अगला विकल्प है कि जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। और अंतिम विकल्प है कि जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। तो यहां इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी ने अब तक देख लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाता है वहां संदेह नहीं होकर के क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार। अगर हम अलंकारों के बारे में थोड़ा अगर ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो दिए हुए उनके बारे में अगर देखें तो जो विकल्प में है, जैसे उपमेय में उपमान की संभावना अगर व्यक्त होती है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्प्रेक्ष अलंकार की अगर बात करें तो उत्प्रेक्ष अलंकार है वो इसके वाचक शब्द है, 6 वाचक शब्द माने जाते हैं, जिससे आप है वो पहचान कर सकते हैं कि वो उत्प्रेक्ष अलंकार है वो इसमें होगा। कौन से हैं? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। ये है वो इसके 6 है वो वाचक शब्द माने जाते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार के। मानो, मनो, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ऐसे याद कर सकते हैं। मानो तो मानो और जानो तो जानो, शॉर्ट तरीके से इसको है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद में उपमा जो अलंकार है, इसमें रूप रंग गुण आदि की समानता के आधार पर 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना है वो की जाती है। किसमें? उपमा अलंकार में की जाती है। तो उपमा के 4 है वो अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग माने जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। उपमेय को प्रस्तुत पदार्थ भी कहते हैं, प्रस्तुत पदार्थ भी कहते हैं। उपमान को अप्रस्तुत पदार्थ भी कहते हैं। और वाचक जो शब्द है वो उपमेय, उपमान और साधारण धर्म को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो देख लेते हैं। सा, सी, से, सम। सा, सी, से, सम, इव, जिमी, सदृश और लो। ये है वो उपमा में आपके वाचक शब्द है वो माने जाते हैं। अगर किसी भी दोहे में या किसी भी पंक्ति में ये इनमें से कोई शब्द आ रहे हैं तो वहाँ 90% चांस होते हैं कि वह उपमा अलंकार है वो होगा। सा, सी, से, सम, इव, जिमी, सदृश, लो। और उसके बाद में जो साधारण धर्म होता है, उसको साधारण धर्म को जो उपमेय व उपमान दोनों में जो समान विशेषता या गुण पाए जाते हैं उसको साधारण धर्म है वो कहते हैं। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से याद रख सकते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मंजू मनोहर।
मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। तो यहाँ जो मुख है ये क्या हो जाएगा, आपके उपमेय हो जाएगा, यानी उपमेय हमारे पास में होता है, तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। मयंक क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ये जो सम है ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। और मंजू मनोहर ये हो जाएगा आपके साधारण धर्म। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। श्लेष जो अलंकार है ये किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो ये एक शब्द होता है, एक शब्द के एक से अधिक है वो अर्थ निकलते हैं। जैसे रई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यह जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द का मोती, मानस और चून, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है वो प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्य। काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है। काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन है वो किसका है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पंडित जगन्नाथ है वो इस परिभाषा के उद्घोषक माने जाते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, काव्य लक्षण के संबंध में। इसके अलावा अगर हम बात करें काव्य लक्षण के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ, तो विश्वनाथ की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा मानी जाती है। उन्होंने कहा है कि काव्य लक्षण के संदर्भ में कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्य। उसके बाद हम बात करें आचार्य मम्मट की, तो मम्मट ने कहा है कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति ही पुनः क्वापि। ये तद दोषों की बात करते हैं मम्मट, और तद दोषों की बात मम्मट करते हैं। अदोषों की जो बात करते हैं वो हेमचंद्र करते हैं, ये इससे मिलता जुलता है। और आचार्य अगर भामह की बात करें काव्य लक्षण के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा है कि शब्दार्थौ सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। तो ये आचार्य भामह है वो कहते हैं। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कि कौन सा कथन है वो इसका नहीं है, सही नहीं है। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में विकल्प 1 है, इससे यश प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है। अगला विकल्प है आर्थिक लाभ भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आनंद प्राप्त होता है, ये भी होता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्ति से नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। आचार्य जो मम्मट हुए हैं काव्य प्रयोजन के संदर्भ में, उन्होंने 3 है वो काव्य 3 नहीं 6 काव्य प्रयोजन है वो उन्होंने माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में 6 प्रयोजन है वो माने हैं, जिसमें आपके यश प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है और आनंद प्राप्त होता है। 3 तो ये है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी इन्होंने कहा है। उसके अलावा अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल की भावना है वो एक काव्य प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य मम्मट ने बताई है। और एक है 6 नंबर इसकी विशेषता है कांता समित उपदेश। कांता समित उपदेश है वो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य मम्मट ने वो बताया है। तो ये जो 6 प्रयोजन है वो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये आचार्य मम्मट की देन है वो मानी जाती है। कांता समित उपदेश की अगर बात करें तो ये कांता समित उपदेश भी 3 तरह का होता है। एक तो होता है प्रभु समित उपदेश, दूसरा मित्र समित उपदेश और तीसरा कांता समित उपदेश। अगला जो प्रश्न है, विद्वानों में काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है। काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक है वो नहीं माना है, तो ये चीज है हमें बतानी है। विकल्प 1 है प्रतिभा, ईश कृपा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी ने अब तक इस प्रश्न का उत्तर है वो गेस कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, इस कृपा है वो काव्य हेतु के संदर्भ में कोई आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रतिभा माना जाता है, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों है वो विद्वानों ने काव्य हेतु के संदर्भ में आवश्यक तत्व है वो माना है। अगर काव्य हेतु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कवि राजशेखर हुए हैं, उन्होंने काव्य हेतु 2 तरह के माने हैं। एक तो कार्यत्री और दूसरा है भावित्री। कार्यत्री और भावित्री।
और इसके संदर्भ में अगर हम परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाओं की अगर बात करें तो काव्य हेतु के संदर्भ में आचार्य दंडी जो हैं, आचार्य दंडी वह हैं, उन्होंने कहा है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत्वम च बहु निर्वचन निर्वाणम। और भट्ट जो तोत हुए हैं, भट्ट तोत ने इसके काव्य हेतु के संदर्भ में बात कही है कि नव नवन में शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, ये है वो भट्ट तोत की परिभाषा मानी जाती है। ध्वनि सिद्धांत की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत से संबंधित, और इसमें दिया हुआ है कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये चीज़ है वो हम देख लेते हैं। विकल्प एक है कि ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए, ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है लक्षणमूला और दूसरा है व्यंजनमूला। अगला विकल्प है लक्षणमूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। 3 नंबर विकल्प है कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। और चौथा जो विकल्प है इसमें दिया है कि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो इस प्रश्न को अगर, इस टॉपिक को अगर गहराई से पढ़ा है तो इस प्रश्न का आप उत्तर है वो भलीभांति दे सकते हैं। तो आपने अब तक गेस कर लिया होगा। वैसे देखा जाए तो सारे ही विकल्प इसमें सही है, लेकिन इसमें जो विकल्प एक है इसका उत्तर होगा। और ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए, बिल्कुल ध्वनि के दो ही भेद माने गए, लेकिन भेद जो दो माने गए हैं उसमें जो ये भेद व्यंजनामूला है ये इसका भेद नहीं माना गया। इसमें लक्षणामूला और एक जो भेद आता है दूसरा वो है अभिधामूला। क्या है? अभिधामूला है वो इसका भेद माना जाता है, जबकि व्यंजनामूला है वो ध्वनि का भेद नहीं माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। इनके ध्वनि के दो तो भेद दे दिए, जल्दबाजी में जिसने, अगर किसी ने जल्दबाजी की तो इस प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे, क्योंकि वो अगर इनके भेदों को नहीं देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर है वो 90% इस प्रश्न का उत्तर है वो गलत कर बैठेंगे। तो लक्षणामूला जो है वो लक्षणामूला और अभिधामूला इसके भेद है वो माने जाते हैं, जबकि व्यंजनामूला इसका भेद है वो नहीं माना जाता है। अभिधामूला ध्वनि जो है इसका अगर अन्य नाम देखें हम, अभिधामूला जो ध्वनि है उसका अन्य नाम है विवक्षिता, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि। क्या नाम है? विवक्षितान्य, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि, ये इसका दूसरा नाम माना जाता है। और लक्षणा जो मूला ध्वनि है इसके आगे आप ए लगा दीजिए, अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अविवक्षिता वाच्य ध्वनि। तो ये है वो इसका माना जाता है। इनके दोनों के अलग अलग रूप है वो माने जाते हैं, दो शब्द है वो, दो नाम इनके माने जाते हैं। जो अविवक्षिता वाच्य ध्वनि है जिसे हम लक्षणा मूला का भेद माना, जो जिसका दूसरा नाम मानते हैं, इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद है या इसमें दिए हुए हैं, इसके दो भेद हैं। अब कौन कौन से? एक तो है अर्थांतर संक्रमति, अर्थांतर संक्रमित, अर्थांतर संक्रमित, और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत। जो यहाँ चौथे नंबर विकल्प में दिया हुआ है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है वो लक्षणामूला ध्वनि का ही भेद है। तो ये इसका भेद है। और दूसरा जो भेद है वो है अर्थांतर संक्रमित ध्वनि। और अभिधामूला या विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है जो, इसके भी दो भेद माने जाते हैं। इसका भेद पहला है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, और दूसरा है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। यह है अभिधामूला के दो भेद। अगला प्रश्न है आपके, अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन है वो गलत है? अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प एक है आपके, अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, बिल्कुल सही है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अनुकरण से संबंधित, अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है।
और 4 नंबर विकल्प है अनुकरण का अन्य अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अब तक आपने गेस कर लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, क्योंकि अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर नहीं है, यहाँ ये दिया हुआ है, जबकि इन दोनों के मत में है वो अंतर माना जाता है। इन दोनों के मत में है वो अंतर माना जाता है। प्लेटो है, प्लेटो ने अरस्तु के मत से भिन्न मत दिया था। प्लेटो कहते हैं कि जो काव्य है वो अनुकरण का अनुकरण है, इसलिए अनुकरण सदैव अधूरा होता है। जबकि अरस्तु कहते हैं कि जो अनुकरण है वो हूबहू नकल नहीं है, यानी अनुकरण का अनुकरण नहीं है, उसमें सृजन की क्रिया है वो मौजूद रहती है। तो इस संदर्भ में इन दोनों के मत में है वो अंतर माना जाता है। और यही एक पंक्ति लेकर के प्रत्येक जो पीछे अभी पीछे 3 स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए हैं, 3-4 हुए हैं, यही पंक्ति लेकर के इस अनुकरण से संबंधित प्रश्न है वो पूछा गया है। हर बार यही एक पंक्ति है वो उनकी प्रसिद्ध मानी जाती है और घुमा फिरा करके यही पंक्ति है वो दे देते हैं। लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के संबंध में अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग के तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है। और अंतिम विकल्प है आपके लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामय भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामय भाषा प्रयोग के पक्षधर नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? किस विद्वान की व्याख्या है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाती है, ये चीज हमें बतानी है। तो इसमें क्या है इस प्रश्न का उत्तर वो हमें देखना है। इसमें दिया हुआ है अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक और भट्टलोलट। तो अभिव्यक्तिवाद जो शब्द है ये बहुत इस शब्द से पहचान कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति अर्थात अभिनव गुप्त। तो अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। इसमें भरत जो मुनि हुए थे उनके रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के जो व्याख्याकार हैं उन्होंने 4 व्याख्याकार हुए थे उस समय, 4 व्याख्याकार हुए। तो उन 4 व्याख्याकारों ने भरत मुनि के जो रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति, इन 2 शब्दों की है वो इन चारों व्याख्याकारों ने व्याख्या की है अलग अलग मत के आधार पर। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले भट्ट लोलट की, तो भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद अपना है वो मत चलाया था और उसमें उन्होंने संयोग जो शब्द था, संयोग शब्द था उसके लिए उन्होंने जो व्याख्या की थी पोष्य पोषक की, पोष्य पोषक, उत्पाद्य उत्पादक और गम्य गामक, संयोग के संदर्भ में ये बात कही थी। उसके बाद में निष्पत्ति के अगर संदर्भ में बात करें तो निष्पत्ति के संदर्भ में भट्ट लोलट ने उत्पत्ति और अभिव्यक्ति, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति इसके संदर्भ में बात कही है। उसके बाद में अगर हम शंकु की बात करें और आरोपवाद जो है वो आरोपवाद किसका माना जाता है? भट्ट लोलट का। उसके बाद में अगर हम शंकुक की बात करें तो शंकुक ने जो अपना मत दिया था उसको कहते हैं अनुमितिवाद। क्या कहते हैं? अनुमितिवाद। इनका मत है वो अनुमितिवाद नाम से जाना जाता है। और इन्होंने संयोग के अर्थ में अनुमान और निष्पत्ति के अर्थ में अनुमिति शब्द है वो प्रयोग किया है।
और इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि जैसे किसी चित्र में बने हुए तुरंग अर्थात घोड़े को देखकर हम उसे तुरंग या घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक क्या करता है, नट में राम आदि की प्रतीति करके उसी में रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर है वो इसकी व्याख्या की है, और इस विलक्षण अनुमान को है वो कला प्रतीति भी कहा जाता है। तो ये बात है वो शंकु के बारे में कही जाती है। उसके बाद में जो है भट्ट नाइक है। भट्ट नाइक का जो मत है वो भुक्तिवाद माना जाता है। क्या माना जाता है? भुक्तिवाद। भुक्तिवाद माना जाता है। उन्होंने संयोग को भोज्य भोजक और निष्पत्ति को भुक्ति कहा है। निष्पत्ति को क्या कहता है? कहा है भुक्ति है। और इन्होंने रस निष्पत्ति के संदर्भ में 3 व्यापार भी दिए हैं। एक है अभिदा, दूसरा है भावत्व और तीसरा है भोजत्व। उसके बाद में आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने अपना मत दिया था अभिव्यक्तिवाद से। अभिव्यक्तिवाद से, और उनका जो संयोग जो शब्द है, संयोग के संदर्भ में उन्होंने व्यंग्य व्यंजक और निष्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने अभिव्यक्ति है वो शब्द दिया था अभिनव गुप्त ने। और रस के संदर्भ में आचार्य जो विश्वनाथ है उन्होंने वाक्य में रसात्मकम काव्य कहकर ही रस युक्त वाक्य को काव्य माना है। ये चीज़ें उन्होंने कही है। उसके बाद में अगर हम रस के मुख्यतः कुछ विशेषताओं की बात करें तो इनकी कुछ 8 विशेषताएं मानी जाती हैं, जो आप है वो याद रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे जाती है। इसमें पहली है रस सत्वोद्रेकमय है। दूसरी है रस अखंड है। 3 नंबर है रस स्वयं प्रकाशानंद है। 4 नंबर है रस चिन्मय है। 5 नंबर है रस वेदांत स्पर्श शून्य है। 6 नंबर रस ब्रह्मानंद सहोदर है। 7 नंबर रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। और 8 नंबर है रस स्वकारवद भिन्न है। स्वकारवद भिन्न है। तो ये रस की कुछ 8 विशेषताएं हैं वो हमने बात की है, और आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही है वो करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्या बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में अपनी राय वो ज़रूर दें। अगले वीडियो में हम स्कूल व्याख्याता 2015-16 के अंदर जो भर्ती आई थी उसके सारे है वो प्रश्न है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।